हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका। आईटीबीपी कांस्टेबल ट्रेड्समैन हो या चाहे बीएसएफ रेडियो ऑपरेटर, रेडियो मैकेनिक, बीएसएफ ट्रेड्समैन, आप भर्ती प्रक्रिया में कहीं भी यदि संतुष्ट नहीं होते हैं, आप जानकारी चाहते हैं, आपको जानकारी कहाँ से लेनी होती है, फोर्स से यदि कोई जानकारी चाहिए आपको, तो आप क्या करते हैं, आरटीआई एप्लीकेशन लगाते हैं। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 हमारे सरकारी तंत्र के कामकाज में पारदर्शिता लाने के लिए 2005 में लागू किया गया। अब इसके तहत सूचना मांगी जाती है, तो सूचना में साधारणतः क्या होता है, जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं और इंटेलिजेंस एजेंसी जितनी भी हैं हमारी, इनको 24(1) के तहत छूट दी गई है कि वो चाहें तो सूचना दें या चाहें तो ना दें। और कौन सी सूचना देने के लिए वो बाध्य हैं भ्रष्टाचार से संबंधित और मानवाधिकार से संबंधित जो मामले होते हैं उनकी सूचना देने के लिए वो बाध्य हैं, बाकी किसी भी सूचना को देने के लिए बाध्य नहीं हैं। तो अब जो भर्ती प्रक्रिया जो है उस पर आपको या तो आरोप लगाना पड़ेगा आपको, और आरोप भी ऐसा नहीं कि इसमें धांधलीबाजी हुई है, आपको आरोप के लिए जो कॉन्क्रीट एविडेंस है वो देना होगा आपको। अब आईटीबीपी कांस्टेबल ट्रेड्समैन पे एक कैंडिडेट जो है, उन्होंने आरटीआई अधिनियम के तहत सूचना उन्होंने मांगी, सूचना नहीं दी गई, उसको अपील जो थी उसको भी खारिज कर दिया गया। उसके बाद क्या आपका अधिकार बचता है, उसके बाद आप क्या कर सकते हैं कि कुछ हमारे साथी पूछते हैं, मैंने आरटीआई लगाई थी तो मेरे दूसरी जो एप्लीकेशन जो थी मेरी आरटीआई की वो भी खारिज होकर आ गई, अब मुझे क्या करना चाहिए, अब मैं क्या करूं, कैसे करूं। तो जो आपकी अपील होती है वो भी आपकी खारिज हो जाती है। उसके बाद आप जा सकते हैं केंद्रीय सूचना आयोग, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन जो है, वहाँ पर आप अपील करते हैं, उसमें आपकी सुनवाई होती है, दोनों पक्षों को सुना जाता है, लेकिन वो सुनवाई में थोड़ा समय लग जाता है क्योंकि वहाँ पर भी पेंडिंग मैटर्स बहुत सारे होते हैं। अब ये जो सुनवाई होती है कि कैसे होती है, क्या आपको ये केंद्रीय सूचना आयोग जो है वहाँ पर आपको व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना होता है, ऐसा नहीं होता है। आपको नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आपको ये सुनवाई अटेंड करनी होती है। अब ये कैसे होता है, ये आपके जिला कलेक्टर के ऑफिस में, डीएम ऑफिस में एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम होता है एनआईसी का, वहाँ आपको उपस्थित होने का निर्देश मिलता है, या आपको सचिवालय में जैसा भी आपके नज़दीक, जो आपके घर के नज़दीक जो नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर का जो कॉन्फ्रेंसिंग हॉल होगा, कॉन्फ्रेंसिंग का जो ऑफिस होगा, उसमें आपको उपस्थित होने का एक डेट एंड टाइम मिलता है, वहाँ आपको उपस्थित होना है और वहाँ पर वो लेटर आप दिखाते हैं, उसको अरेंज किया जाता है कॉन्फ्रेंसिंग को, उसमें आपको अपनी बात कहने का मौका मिलता है। फोर्स के जो अफसर होते हैं वो भी उसको अटेंड करते हैं कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से और उनको अपनी बात कहने का मौका मिलता है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद में सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन का फैसला आता है। अब ये जो आप देख रहे हैं कि सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन डिसीजन नंबर CICVSA 2015, ये सब नंबर और ये जो है सारी चीज़ें जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं। और यदि ये भी आपका खारिज हो जाता है, उसके बाद आप कहाँ जा सकते हैं, उसके बाद हमारी न्यायपालिका जो है वो बसती है, यानी कि उसके लिए आप हाई कोर्ट भी अप्रोच कर सकते हैं। अब डिपेंड करता है आपका मैटर कैसा है। तो आइए ये फैसला जो है इसको हम देखते हैं कि आईटीबीपी कांस्टेबल ट्रेड्समैन भर्ती के संबंध में ये फैसला, ये क्या फ़ैसला आता है और क्या जो संबंधित सूचना जो है वो एक कैंडिडेट को मिलती है। आइए दिखाते हैं आपको। ये आप देखिए, यहाँ पर जो अपीलेंट हैं वो हैं मिस्टर विष्णु चौहान वर्सेस इंडो टिबेटियन बॉर्डर पुलिस ऑन 3 अगस्त 2016। 3 अगस्त 2016 को ये फैसला होता है। यहाँ पर भी डेटेड 3 अगस्त 2016। ये डिसीजन नंबर है, ये एड्रेस है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन पूरा। अब रेस्पोंडेंट कौन है इसमें, तो रेस्पोंडेंट है सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, CPIO, ऑफिस ऑफ इंस्पेक्टर जनरल नॉर्दर्न फ्रंटियर इंडो टिबेटियन बॉर्डर पुलिस फोर्स, सीमा द्वार, डिस्ट्रिक्ट देहरादून, उत्तराखंड। डेट ऑफ हियरिंग, अब क्या सूचना थी, रिलेवेंट डेट्स एमर्जिंग फ्रॉम द अपील। देखिए आरटीआई एप्लीकेशन फाइल कब किया गया था, तो आरटीआई एप्लीकेशन जो था वो फाइल किया गया था 8 सितंबर 2014 को। CPIO की रिप्लाई कब आई, 11/11/2014 को। फर्स्ट अपील कब फाइल किया गया, 30/12/2014 को। और
ये जो ऑर्डर जो था, फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी जो थी, वो उसका ऑर्डर कब मिलता है इनको? वो मिलता है, वो ऑर्डर होता है 23 फरवरी 2015। यानी ये इतना समय इनको लग गया आईटीबीपी का ही जो प्रोसेस था उसमें। उसके बाद इन्होंने सेकंड अपील फाइल की गई 11/5/2015, और उसका फैसला कब होता है वो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि अगस्त आ जाता है उसमें। अब श्री विष्णु चौहान फाइल्ड एन एप्लीकेशन डेटेड 8 सितंबर 2014 अंडर द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 आरटीए एक्ट बिफोर द सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। ये सभी फोर्सेज में सीपीआईओ जो हैं उनको ही आपका एप्लीकेशन जाता है। इंडो तिबेटियन बॉर्डर पुलिस फोर्स सीकिंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग कांस्टेबल ट्रेड्समैन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2014। ये 2014 की जो भर्ती थी, यानी आपकी जो भर्ती अभी चल रही है इससे जस्ट पहले वाली भर्ती, उसमें इन्होंने एक सूचना मांगी थी। क्या सूचना मांगी थी? द अपीलेंट फाइल्ड अ सेकेंड अपील बिफोर द कमीशन ऑन 11th May 2015 on the grounds that he has been denied information by the CPIO as well as by the First Appellate Authority FAA। फोर्सेज में आप पहले CPIO को आप सूचना के अधिकार के तहत आवेदन देते हैं, वो आपका जो एप्लीकेशन है उसको खारिज कर देते हैं, सूचना नहीं देते हैं। उसके बाद आप फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी को देते हैं फोर्स में ही, वो भी खारिज कर देते हैं। तो आपके पास में क्या अधिकार बचता है? फिर आपके पास में अधिकार बचता है कि आप केंद्रीय सूचना आयोग जो है उसको अप्रोच करें। कि जो हमारे साथी अभी भी आरटीए लगा रहे हैं, अभी किसी साथी ने वैकेंसी बढ़ने के बारे में आरटीए लगाया तो उनको ये बताया जा रहा है कि वैकेंसी 600 प्लस हो गया है। दूसरा पूछा जा रहा है कि रिज़ल्ट कब घोषित होगा, तो रिज़ल्ट के लिए बताया जा रहा है कि रिज़ल्ट प्रोसेसिंग में चल रहा है और रिज़ल्ट जल्द घोषित होगा। अब यहाँ पर द अपीलेंट फाइल्ड अ सेकेंड अपील, ये सब हो गया। फर्स्ट अपील हियरिंग, द अपीलेंट श्री विष्णु चौहान एंड द रेस्पोंडेंट श्री कमलेश ढोंडियाल असिस्टेंट कमांडेंट आईटीबीपी अटेंडेड द हियरिंग थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। ये देखिए यहाँ पे लिखा रहता है कि आपको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू इन्होंने अपीलेंट विष्णु चौहान और आईटीबीपी की तरफ से जो ऑफिसर उपस्थित हुए हैं उनका भी नाम लिखा गया है। द अपीलेंट सबमिटेड दैट द इंफॉर्मेशन हैज़ बीन इनकरेक्टली डिनाइड टू हिम by the respondent on the ground that ITBP has been exempted from the provisions of RTA Act as per section 24(1) of the Act। यानी ITBP हो चाहे BSF, CRPF, CISF, कोई भी फोर्स है, वो एग्ज़ाम के नंबर जो है वो भी इस सेक्शन के तहत नहीं बताती हैं कि सेक्शन 24(1) हमारे ऊपर लागू है, हम एग्जाम्प्ट हैं, हमें छूट है, हम सूचना नहीं देंगे आपको, और ये सूचना नहीं दी जाती। However, on query about the information sought, the appellant submitted that he wants to declare him successful in the examination। अब ये जो विष्णु चौहान है ये कहते हैं कि मुझे इस परीक्षा में सफल घोषित किया जाए। किस आधार, कितना, इन्होंने ये नहीं मांगा कि मेरे को कितना नंबर मिला, ये तो ये कहते हैं कि मुझे सफल घोषित किया जाए। जैसे हमारे बहुत सारे साथी एसएससी जीडी में अभी आरटीआई लगा दिए, और आरटीआई में उन्होंने लिखा कि ऑल मेडिकल फिट कैंडिडेट्स को ज्वाइनिंग दी जाए। तो ये आरटीआई नहीं है, आरटी में आपका सूचना का अधिकार है। अब वो तो सबमिशन है, आप सजेशन दे रहे हैं, आप प्रधानमंत्री कार्यालय में आप उस पर शिकायत दर्ज करवा रहे हैं कि ऑल मेडिकल फिट कैंडिडेट्स को ज्वाइनिंग दी जाए। तो ये शिकायत नहीं है। तो आप जो मांग रहे हैं वो सूचना, अब इनको ये मांगना चाहिए था कि एग्ज़ाम में मेरे कितने नंबर हैं या ट्रेड में मेरे कितने नंबर हैं, और ये नंबर जो है ये अभी तो पूरा सार्वजनिक कर दिया गया है पूरा। The respondent submitted that the appellant was informed by letter dated 11th November 2014 that the ITBP has been declared an exempt organization under section 24(1). Read with second schedule of the RTA Act 2005. Further information sought by the appellant does not pertain to allegations of corruption and human rights violation. The provisions of RTA Act are therefore not applicable in this matter. In view of this, information sought cannot be provided to the appellant। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि appellant जो है उन्होंने कहा कि मुझे इसमें फिट घोषित किया जाए, मुझे इसमें सेलेक्ट घोषित किया जाए। तब तक भर्ती प्रक्रिया एक्चुअली हो चुकी है। जब ये इनका केंद्रीय सूचना आयोग में ये फैसला होता है, जिस दिन हियरिंग होती है, तब तक भर्ती प्रक्रिया ऑलरेडी पूरी हो चुकी है।
और आईटीबीपी की तरफ से कहा जाता है कि ये जो इन्होंने सूचना मांगी है ये भ्रष्टाचार और मानवाधिकार उल्लंघन से संबंधित नहीं है, इसलिए ये सूचना नहीं दी जा सकती। अब डिसीजन क्या होता है? डिसीजन होता है द कमीशन आफ्टर हियरिंग बोथ द पार्टीज ऑब्जर्व्स दैट द अपीलेंट वांट्स द कमांडेंट 3rd Battalion ITBP to inquire into the matter and declare him successful in the Constable Tradesman Recruitment Examination 2014. The commission notes that the appellant seeks a particular action to be taken which cannot be done under the RTA Act. अब देखिए यहाँ पर ये सूचना का अधिकार के तहत ये कवर होता है या नहीं होता है उसके बारे में भी बताया गया है कि जो कैंडिडेट जो हैं, जो अपीलेंट जो हैं, वो कहते हैं कि मुझे इसमें सक्सेसफुल घोषित किया जाए और कमांडेंट 3rd बटालियन से वो सूचना चाहते हैं कि ये इस पूरे मामले की जांच करे कि मैं सेलेक्ट क्यों नहीं हुआ। इनकी शिकायत होगी, इनको लगता होगा कि मुझे अच्छा मार्क्स था, ट्रेड में बढ़िया मार्क्स था, मुझे कम मिले, उस वजह से इन्होंने किया। अब सूचना आयोग की तरफ से जो फैसला हो रहा है उसमें लिखा जा रहा है कि अपीलेंट सीक्स ए पर्टिकुलर एक्शन टू बी टेकन विच कैन नॉट बी डन, कि एक विशेष कार्यवाही जो है। अब आप अभी हमारे बहुत सारे साथी आईटीबीपी को आरटीआई लगाते हैं कि ट्रेड्समैन भर्ती परीक्षा का परिणाम घोषित किया जाए। तो देखिए, भर्ती परीक्षा का परिणाम घोषित किया जाए ये आरटीआई एक्ट के तहत नहीं आता है। भर्ती की परीक्षा का परिणाम कब घोषित किया जाएगा ये आरटीआई के तहत आता है, और उसमें भी आरटीआई में आपको रिप्लाई मिलता है कि सेक्शन 24(1) में छूट दी गई है आईटीबीपी को। अब द इंफॉर्मेशन sought does not pertain to allegations of corruption and human rights violation by the officers of ITBP. अब ह्यूमन राइट्स वायलेशन बाय द ऑफिसर्स, ह्यूमन राइट्स वायलेशन से आप कैसे जोड़ सकते हैं? ह्यूमन राइट्स वायलेशन से आप ऐसे जोड़ सकते हैं कि साहब मेरे को अपने नंबर जानने का अधिकार है, लेकिन आईटीबीपी तो नंबर ऑलरेडी बता रखे आपको। रिटर्न का भी आपको जब रिजल्ट परिणाम घोषित किया जाएगा उस समय आपको बता दिया जाएगा। Hence the information cannot be provided to the appellant. With the above observations, the appeal is disposed of. Copy of the decision be given free of cost to the parties. तो ये आप जो आरटीआई एक्ट से संबंधित जो आपकी भ्रांति है, आपके डाउट हैं कि सेक्शन 24(1) क्या है और सेक्शन 24(1) में सूचना क्यों नहीं मिल रही है। बहुत सारे हमारे साथी जो हैं वो अपनी आरटीआई का पिक हमारे साथ शेयर करते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है, हमें समझ नहीं आ रहा है। तो यदि सेक्शन 24(1) लिखा हुआ है तो इसका मतलब आपके द्वारा मांगी गई सूचना जो है वो मानवाधिकार उल्लंघन और भ्रष्टाचार से संबंधित नहीं है, इसलिए आपको सूचना नहीं दी जा सकती। अब भ्रष्टाचार से संबंधित आप ये लिख के सूचना मांग रहे हैं कि भर्ती में धांधली हुई है, तो भर्ती में धांधली हुई है तो आपके कहने से ये नहीं माना जाएगा। आपको कॉन्क्रीट एविडेंस देना होगा कि कैंडिडेट जो है उसको नंबर कम था या उसने कम मार्क्स उसने लिए या क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो सब आपको पूरा डिटेल देना होगा। तो सेक्शन 24 को देखिए दोस्तों, हमने समझाने की आपको कोशिश की है, और यदि आपको ये अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। सेक्शन 24(1) क्या है और क्यों इसमें सूचना नहीं दी जाती, कौन सी सूचना इसमें दी जा सकती हैं। वो 2 प्रकार की सूचना इसमें दी जा सकती हैं, एक तो भ्रष्टाचार से संबंधित मामले और दूसरी मानवाधिकार उल्लंघन से संबंधित मामले। तो आप भी आरटीआई आप लगाते हैं तो पहले आप पूरा इसका आपको डिटेल पता होना चाहिए। आपकी सेकंड अपील भी यदि आपकी खारिज हो गई तो केंद्रीय सूचना आयोग में आपको कैसे अपील करनी है वो सब अभी ऑनलाइन प्रोसेस होता है, उसका आरटीआई पोर्टल पे आप कर सकते हैं। जय हिंद।